Hello everyone. I hope you all are doing well. In our previous class we have discussed psychoanalytic theory जिसमें हमने सिगमंड फ्रॉयड का इंट्रोडक्शन पढ़ा। देन हमने टोपोग्राफिकल मॉडल के बारे में पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइकी के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमारा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें हम कवर करेंगे इड, ईगो एंड सुपर ईगो का। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ताकि हमें रिकॉल हो जाए कि जो भी हमने प्रीवियसली क्या क्या पढ़ा था एक सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगी वो चीज़ें। सबसे पहले हमने सिगमंड फ्रॉयड की बेसिक इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि वो फादर ऑफ साइको एनालिसिस थे, जिन्होंने साइको एनालिटिक थेरी को एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया है और डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। उन्होंने मेनली फोकस किया था अनकॉन्शियस फोर्सेस के ऊपर, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, देन इंटरनल कन्फ्लिक्ट। उन्होंने ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया और डिफरेंट मैकेनिज्म का क्या रोल है स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कॉप अप करने में। देन हमने कॉन्सेप्ट ऑफ साइकी के बारे में पढ़ा। साइकी क्या है? टोटल ओवरऑल फंक्शंस ऑफ माइंड या फिर मेंटल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। देन हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस किया, जिसमें हमने कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में स्टडी की। आज हम पढ़ेंगे इड, ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, जिसको हम स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं, उसमें हमारा रहेगा इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सबसे पहले हम बात करेंगे इड की। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि इड है क्या। इड जो है बाय बर्थ इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। हम इसको कह सकते हैं ये इनहेरिटेड है और बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, जो कि बाय बर्थ ही एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इड हम जैसे एक छोटा बच्चा है, आप लगा लो 0 से 2 ईयर्स तक है, उसको कुछ भी चीज़ है, कुछ भी उसको होगा, वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग फुलफिल करने की कोशिश करेगा। जब तक अगर वो जिद कर रहा है कि मुझे ये टॉय चाहिए चाहिए चाहिए, तो जब तक हमें उसे वो दिला नहीं देंगे तो वो रोता रहेगा या फिर जिद ही करता रहेगा। क्योंकि इड एक ऐसा प्रिंसिपल है, यहाँ पे हमें सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, हमने खुद की नीड्स को सेटिस्फाइड करना है। तभी तो ये कहते हैं कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देन कंप्लीटली अनकॉन्शियस है, दैट मीन्स कि हम जो भी कर रहे हैं हमें उसके बारे में पता नहीं है, हम अनजाने में, जाने अनजाने में वो चीज़ें करते जा रहे हैं। अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाना ही हमारा प्राइमरी मोटिव रहता है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है और सोर्स ऑफ ऑल इंस्टिंक्ट, कि खुद को सेटिस्फैक्शन चाहिए, चाहे जो भी आगे पीछे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं। इड का है कि खुद के लिए खुद की सेटिस्फैक्शन प्राइम गोल रहती है इसमें। नेक्स्ट जो हमारा है वो रहेगा ईगो। ईगो ये वो वाला ईगो नहीं है जिसको आप कहते हो कि उस बंदे में बहुत ईगो है, कि फलाने बंदे में बड़ी ईगो है। नहीं, ये ईगो का मतलब है खुद की डिज़ायर या फिर खुद की जो विशेस है उनको भी फुलफिल करना है, बट सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स है उनको ध्यान में रखकर। और ये इड से ही डेवलप होता है। एक हम कह सकते हैं कि ये एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इड है, जिसमें हम सोसाइटी के रूल्स एंड वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी डिज़ायर्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं। और जो जैसे कि इड है उसका रियलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कि हम एक अपना ही इमेजिनरी वर्ल्ड बना के बैठे हुए हैं और अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए या फिर खुद को सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन ईगो में ऐसा नहीं होता है। ईगो जो है वो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर, और हम कह सकते हैं कि ये एक मीडिएटर है इड एंड सुपर ईगो के बीच में, एक ब्रिज क्रिएट कर देता है। और इसको हम एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या कि जब भी हम स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कॉप अप करने के लिए कुछ चीज़ों को यूज़ करते हैं कि खुद को बचाने के लिए, खुद को ब्लेम ना आए, उनको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। डिफरेंट टाइप के हमारे डिफेंस मैकेनिज्म रहते हैं, उनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सबसे हाई वाला, जिसको हम सुपर ईगो कहते हैं।
सुपर ईगो जो है कुछ में ये मिसकंसेप्शन रहती है कि सुपर ईगो जब ये लेटर ऑन एजिस में डेवलप होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। सुपर ईगो जो है ये 4 to 6 ईयर्स की एज में ही डेवलप हो जाता है, जब आपके लिए सोसाइटी की वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको क्या है कि आपको काम भी करना है, लेकिन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली, कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या चीज़ें सोसाइटी के लिए अच्छी हैं, क्या नहीं हैं, हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे, आप सोचोगे कि नहीं मैम तो बोल रहे हैं कि 4-6 ईयर्स में डेवलप हो जाती है, तो फिर कैसे 4-6 ईयर्स का? देखो, जब ये कौन से स्टूडेंट्स होंगे जो प्ले वे स्कूल में जाते हैं और 6 ईयर में हम स्कूल फॉर्मल स्कूलिंग में ले आते हैं, तब तक क्या होगा, जो प्ले वे, लेकिन उनको पता होगा वो कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जो कि गलत हो। दैट मीन्स कि उनको पता है कि हमारी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। और इसमें यही कि मॉरल एंड एथिकल कंपोनेंट है और प्रोड्यूस गिल्ट एंड प्राइड, कि अगर आप 4 साल के बच्चे को डांट दोगे किसी वजह से, को कुछ गलत कर रहा होगा, तो उसको होगा कि नहीं मैंने ये चीज़ गलत की है मुझे इसलिए। और अगर आप प्रेज़ करोगे तो वो खुश हो जाएंगे कि हाँ मैंने क्लास में अच्छा वर्क किया था, तो मैम ने मुझे ये रिवॉर्ड दिया है। यहाँ पे गिल्ट एंड प्राइड का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हो जाता है, और हमारी सुपर ईगो विद इन टाइम के साथ या लेटर ऑन एजेस में स्ट्रांग होती जाती है। और जैसे जैसे हम ओल्ड एज तक पहुँचते हैं तो हम मॉरल वैल्यूज़ और इथिकल कॉन्सेप्ट में ही बनकर रह जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? इड बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और कंप्लीटली अनकॉन्शियस है, प्लेजर प्रिंसिपल पर वर्कआउट करता है। ईगो जो है वो डेवलप हुआ है इड से ही और रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्कआउट करता है, और एक मीडिएटर है, मतलब मीडिएट है, एक तरह से ब्रिज है इड एंड सुपर ईगो के बीच में। देन लास्टली सुपर ईगो रहता है जो हाईली जिसको हम ये सबसे हाईएस्ट मानते हैं, और 4 to 6 ईयर के बच्चे में डेवलप हो जाती है, और मॉरल एंड इथिकल कंपोनेंट है। देन प्रोड्यूस गिल्ट एंड प्राइड के ऊपर। देन जो उन्होंने दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने ओवरऑल जो ह्यूमन बीइंग की जितनी भी लाइफ स्पैन है उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाती है वो रहती है ओरल स्टेज 0 से 1 ईयर तक, देन एनल स्टेज 1 to 3 ईयर तक, फैलिक स्टेज 3 से 6 ईयर्स, लेटेंसी स्टेज 6 से 12 ईयर्स तक, देन जेनेटिकल स्टेज एडोलसेंस ऑनवर्ड चलती रहती है। और फिक्सेशन मतलब कि अगर हम किसी एक स्टेज में फिक्स हो जाते हैं तो ये हमारी पर्सनैलिटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। 1 by 1 इनको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे ओरल स्टेज के बारे में, जिसका जो टाइम पीरियड है मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि 0 to 1 ईयर रहता है। इसमें क्या होता है कि जो फोकस रहता है वो ओरल एक्टिविटीज़ पे रहता है। आपने खुद भी ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी कि जो छोटा बच्चा रहता है वो हमेशा या तो मुंह में अंगूठा देके रखेगा या फिर जो उसकी बॉटल होगी उसको सक करता रहेगा, क्योंकि वो उसका प्लेजर प्रिंसिपल है और उसका ओरल एक्टिविटीज़ के सकिंग, ईटिंग, इन चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। और अगर हम फिक्सेशन इस चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो ये या तो फिर क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो अग्रेशन शो करेगा। यहाँ तक क्लियर है? इसकी करैक्टरिस्टिक्स यही रहती है कि प्लेजर जो है वो सकिंग, बाइटिंग या फिर च्युइंग से आता है। माउथ इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। और फीडिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं, आपने देखा होगा कि वो अपनी जो उनका फीडर होता है उसके साथ ही उनको हैप्पीनेस फील होती है। देन हमारी रहेगी एनल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड 1 to 3 ईयर्स तक है। और इसमें जो है कि वो जो बॉल एक्टिविटीज़ होती है उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उनका फोकस भी उसी साइड रहता है। जब भी वो वॉशरूम वगैरह होके तो बताएंगे कि हाँ मम्मा मैंने ये खुद से कर लिया, कि उनको ये इस चीज़ में ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ों में उनको नहीं पता। लेकिन पहले होता है ना, जब बेबी छोटा सा होता है तो वो ऊपर ही कभी सुसु कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, तो उसको इस तरह से वो थोड़ी सी ना गिल्ट वाली या शेम वाली फीलिंग आती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जब वो खुद से चीज़ें करना सीख जाता है तो उसको यही चीज़ें, उसको छोटी छोटी चीज़ें प्लेजर फील करवाती हैं। देन हमारा है इसकी वही करैक्टरिस्टिक्स रहेंगी। प्लेजर कहाँ से, रिटेंशन या फिर इल्यूमिनेशन से आ रहा है। टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है वो बिकम द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लेजर। फेलिक स्टेज, फेलिक स्टेज में क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसके बारे में कभी कभी
अकेले ही क्वेश्चन आ जाता है। फैलिक स्टेज 3 to 6 ईयर तक रहेगी और इसमें जो हमारे जेनेटियल पार्ट्स होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ प्लेजर रहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स रहेगी कि वो सेक्स डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट रहेगी अपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ। यहाँ पे वो अपने पेरेंट के साथ ज़्यादा अटैच होना शुरू हो जाते हैं। कैसे, वो भी चीज़ें फर्दर हम आगे बताएंगे। फिर है डेवलपमेंट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। वो खुद की खोज करना शुरू कर जाते हैं कि हु आई एम, मैं हूँ कौन, मेरा वजूद कौन है, मेरा इस सोसाइटी में क्या रोल है, मेरा फैमिली में क्या है। और आप थोड़ा सा भी उसको डांट दोगे तो वो अग्रेसिव हो जाएंगे कि नहीं, मुझे क्यों ये चीज़ बोली है, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। देन हम बात करेंगे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या, मैंने तो यही ट्रिक रखी थी जब मैं अपने ग्रेजुएशन लेवल में थी या फिर मास्टर्स में थी, तो मुझे भी डिफ़िकल्टी आती थी इसको लर्न करने में। तो मैंने यही रखा था कि ओ, ये ओ से शुरू हो रहा है और बी ओ, बॉय में भी ओ आता है, तो हम इसको रिलेट करेंगे तो बॉय के साथ हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को रिलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो लड़कों को मदर के साथ ज़्यादा हो जाती है। एक केस भी हुआ था, मुझे अभी नाम नहीं, मतलब कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ पे क्या हुआ था कि एक लड़के ने अपने फादर का मर्डर कर दिया था इसी सिलसिले में, क्योंकि वो उसको एक जेलस वाला फिनोमेना डेवलप हो गया था कि ये मेरी मदर है, ये इसके साथ क्यों अटैच है, ये इसने उसको टच क्यों किया, ऐसे क्यों किया। तो इस तरह से ये केसेस हुए थे, तभी ये स्टडी हुई थी और उन्होंने इसको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि हमारी फैलिक स्टेज में डेवलप होना, बॉयज़ में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और फादर को तो वो एज ए अपना, मतलब ये लगा लो कि दुश्मन की तरह ही देखते हैं कि ये कौन है, मेरा कॉम्पिटिटिव आ गया है ये। तो इसके और क्या होता है कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि उनको ना मदर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रहती है। उसी का अपोजिट आ जाएगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो कि गर्ल्स में पाया जाता है। इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि जब आप डिफ्रेंशिएट करना सीख जाओगे तो आई डोंट थिंक कि आपको ट्रिक की ज़रूरत है। इसमें क्या होगा कि सेम जैसे वहाँ पे मदर के साथ था, यहाँ पे फादर के साथ रहेगा। और बस वही कि मदर के साथ उनको वो चीज़ सेम रहेगी कि ये मेरे पापा के साथ क्यों है, ये तो मेरे पापा हैं। गर्ल्स में ये चीज़ ज़्यादा रहती है। और देन इसमें ये है कि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन जो है वो अपनी मदर के साथ ही खुद को, मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ रहना, बात करना, एवरीथिंग। नेक्स्ट जो हमारी रहती है वो रहती है लेटेंसी स्टेज, जिसका टाइम पीरियड रहता है 6 to 12 ईयर्स। और इसमें जो हमारा मेन फोकस यहाँ पे क्या होता है कि जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है। दैट मीन्स कि जैसे हमारा सेकंड वाली स्टेज में था, एनल स्टेज में, वहाँ पे हमारा जो मेन फोकस रहता था वो हमारी वॉल एक्टिविटीज़ पे रह रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो एनर्जी है हमारी वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में। हम वहाँ पे ज़्यादा इंडल्ग हो जाते हैं और यही है कि जो सेक्सुअल इम्पल्सिस हैं वो डोमिनेट हो जाती हैं। एनर्जी जो है वो लर्निंग में, प्ले में, सोशल स्किल्स में यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं। और इसमें इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे हमारा जो सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लास्ट की बात करेंगे जो हमारी रहती है जेनेटियल स्टेज, और इसका टाइम पीरियड रहेगा एडोलसेंस से लेके ऑनवर्ड। और यहाँ पे जो है कि जो जेनेटियल पार्ट्स हैं वो मेन फोकस रहते हैं हमारे। और इसमें क्या होगा, इस स्टेज में क्या होगा कि हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, मेल फीमेल का जो डिफरेंस होता है वो अपने इंटरेस्ट वगैरह जो होते हैं। और इस स्टेज में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या रहेगा हमारा कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं और बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं। फैमिली, करियर, ऑल दैट, उसकी तरफ हमारा फोकस ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि 18+ में जब हम होंगे तो हमें करियर की टेंशन भी होगी और उसके साथ साथ हमें लाइफ पार्टनर हो गया, अपनी फैमिली सेटिंग्स के लिए, हर चीज़ के लिए हम लोग वरीड होना शुरू हो जाते हैं। तो हर साइड से हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है।
अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी कि जो हमारी सेक्सुअल अर्जिस थी जो सप्रेस्ड हो गई थी वो फिर से री एमर्जेंस हो जाएंगी और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनते हैं क्योंकि हम फैमिली प्लानिंग वाली साइड शिफ्ट हो चुके होते हैं, करियर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं और ये एक बैलेंस क्रिएट करती हैं किसके बीच में, इड ईगो एंड सुपर ईगो में। देन जो हमारा रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी, इसके बारे में भी थोड़ा सा, एंजाइटी से आप क्या समझते हो? एंजाइटी क्या है? डर है ना, हम लोग घबरा जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में या किसी चीज़ के कोई ऐसी चीज़ होगी कि हमारे सामने आ गई और हम लोग डरने शुरू हो जाते हैं, या फिर वार्निंग सिग्नल जिसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे पास जो रहते हैं वो 3 टाइप की एंजाइटी रहती है। रियलिटी एंजाइटी कि जो फियर है वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। देन न्यूरोटिक कि हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें घुस गई हैं कि जैसे कि हमें कभी कभी होता है कि हम इसको ऐसा करेंगे, इसको ना खो दें, ये चीज़ करेंगे तो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और एक आ जाती है मॉरल एंजाइटी, इसमें क्या है कि सोसाइटी हमें किस तरह से देखती है, गिल्ट, शेम, प्राइड, इन चीज़ों की वजह, जिसकी वजह से कि हमारी सुपर ईगो ना हर्ट हो जाए। देन ये हमारे रहते हैं 3 टाइप की एंजाइटी, रियलिटी, न्यूरोटिक एंड मॉरल। आज के लिए यहीं तक रखेंगे। आज हमने क्या क्या कवर किया? सबसे पहले हमने ये स्ट्रक्चरल मॉडल कवर किया जिसमें हमारी इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट था। देन हमने साइकोसेक्सुअल थ्योरीज के बारे में पढ़ा। फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एंजाइटी के बारे में डिस्कस किया। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म क्या है और उसके बारे में हम डिटेल पढ़ें। आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। देन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।